IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। $5 बिलियन ये अगर हमें न मिलते मामला कुछ और होता। इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। जब मैं पेरिस में था उन्होंने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है। UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी पेशरफ्त में उनका कलीदी रोल है। ये कोई फख्र या लम्हा नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील और दोबारा कभी हमें IMF के पास न जाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान अहम मुलाकातें हुई हैं, जिनमें निगरान सेटअप के नामों और अगले इलेक्शन के बाद पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत हुई है। इन मुलाकातों में इलेक्शन की तारीख का मामला भी ज़ेर बहस आया। याद रहे कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से दोनों जमातों की राय में इख्तलाफ पाया जाता था। अगरचे वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि हुकूमत मुद्दत के खात्मे से एक दिन भी आगे नहीं जाएगी, लेकिन नए कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने ही करना है, जिस पर मारूजी हालात और मरदमशुमारी के मुतवक्के नताइज असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा इन मुलाकातों में वज़ीर कानून ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जिसका मकसद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कानूनी रुकावटों को दूर करना है। अगर ये रुकावटें दूर हो गई और सज़ाओं में नरमी का रास्ता निकल आया तो ख्याल किया जाता है कि ये अगस्त तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन हो सकती है। इस हवाले से नून लीग ने रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का इंदिया भी दिया है। इसके अलावा IMF से ब्रेक थ्रू के बाद मुआहदे की शराइत क्या होंगी और 40 दिन की हुकूमत की ज़मानत को IMF ने कबूल कैसे कर लिया है, इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जो दुबई की मुलाकातें हैं इसमें क्या तय पाया है? क्या अभी इत्तफ़ाक़ राय के लिए मज़ीद कुछ टाइम लगेगा या हो गया है? देखिए आदिल, जो आपने ख़ुद बात की कि इंतखाबात के हवाले से जो बातें उठ रही थी कि शायद कोई कौमी हुकूमत में इख्तलाफ राय है, ऐसी बात नहीं थी। पहले दिन से हम ये चाहते थे कि इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर हों और जो ही इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो, एक लम्हा भी इस हुकूमत को हक हासिल नहीं है कि ये हुकूमत में रहे। तो आपने प्राइम मिनिस्टर की भी गुफ्तगू खुद कोट कर दी। अब रही जहाँ तक बात है कि हम ये समझते हैं कि जो हालात पिछले 4 सालों में बन गए पाकिस्तान के या बना दिए गए, अब अगर एतमाद कौम का बहाल होना है या करना है या पाकिस्तान को फिर 2017 की तरक्की की पटरी पर फिर से चढ़ाना है, तो इसका फ्रेश मैंडेट लिए बगैर आप नहीं इस कौम का एतमाद बहाल कर सकते। काफी बार मुताबिक ये कह चुके हैं कि पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, और ये नारा आपकी पार्टी से वैसे भी लगता रहा, तो क्या आपके साथ इंसाफ हो गया? मैं अब भी कहता हूँ कि ना इंसाफ हुआ है और ना ही किसी का एहतसाब हुआ है। आप ये देखें कि अगर तो आप ये समझते हैं कि 1 साल सवा साल में हुकूमत में होते हुए हुकूमत आज़ादाना पॉलिसियाँ बना सकी या एहतसाब के जो अदारे हैं वो आज़ादी से काम कर सके, तो उसका जवाब आएगा नहीं। उसकी आपने ज़िंदा मिसाल देख ली 9-10 मई के वाक़या के बाद। बहुत सी चीज़ें जो पोशीदा थीं, जो हम बात करते थे कि अदारों से सहूलतकारी आज भी हो रही है, एक अदारे ने ख़ुद एहतसाबी के अमल के बाद ये बात सच साबित कर दी। जो हम बात करते आए थे कि सहूलतकारी हो रही है, वो हमारी बातें सच साबित हुई कि सहूलतकारी हो रही है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक ताकतवर अदारे ने ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, तो दूसरे अदारे, बड़े अदारे को भी ख़ुद एहतसाबी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में उस पर उंगलियां उठती हैं, और जब दुनिया से उंगलियां उठती हैं तो फिर पाकिस्तानी कौम जो है वो ये जानना भी चाहती है और ये इत्मीनान भी चाहती है कि पाकिस्तान के अदल का निज़ाम जो है वो इतना मजबूत और मुअस्सर हो कि हर एक को यकीन आए
कि इंसाफ हो रहा है उसके साथ, जिसकी ज़िंदगी के भी फैसले होते हैं और जिसके माल और दौलत के भी फैसले होते हैं, दीगर पाकिस्तान के जो ये सब ये बताइएगा कि इससे मुराद आपकी गालिबन अदालत है कि अदालत जो है वो फैसले करे और अदालत जो है वो इंसाफ करे। आप गालिबन अदालत का हवाला दे रहे हैं कि एक तरफ से तो आ गया। अब मुझे बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने अब ये नए कानून साजी के तहत फैसला करना है इंतखाबात का, तो अगर अगस्त में हल्का बंदियों के मरदमशुमारी के नताइज आ गए तो फिर हल्का बंदियों में मजीद वक्त लग सकता है। आपको यकीन है कि इंतखाबात नवंबर में ही होंगे? देखें, यकीन नहीं, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी ख्वाहिश, मेरी जमात की ख्वाहिश, पार्टी हो या दीगर सियासी वर्कर हों दूसरी जमातों के, सबकी मेरा ख्याल है कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जिसका ये ख्वाहिश या वो ये ना चाहे कि इंतखाब, जो जमातें इंतखाब पर यकीन रखती हैं, जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, वो यकीनन ये कहेंगी कि जब वक्त हो इलेक्शन कमीशन को उस वक्त इलेक्शन करवा देना चाहिए। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मरदमशुमारी के हवाले से, तो आदल आजकल के दौर में हल्का बंदियाँ जब कई माह लग जाते थे, आज तो चंद दिनों में हल्का बंदियाँ हो सकती हैं और उसका होमवर्क भी इलेक्शन कमीशन पहले से कर चुका होता है। तो आपके नज़दीक ये इतना बड़ा मसला नहीं है हल्का बंदियाँ करवाने का। मुझे ये बताइएगा, वज़ीर कानून भी गए हुए हैं, उन्होंने मियाँ साहब को ब्रीफिंग दी है, तो क्या उनको बताया है मियाँ साहब को कि जो कानूनी और सियासी रुकावटें हायल हैं उनके लिए, और लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मियाँ साहब की वापसी की तारीख नहीं दी जा रही? देखें आदल, आप भी जानते हैं, अगर उसका इकरार ना भी करें तो हर पाकिस्तानी ये समझता है कि क्या 2017 के जो अदल का निज़ाम था वो आज सही हो गया है? क्या अगर 9-10 मई के वाक़या में मुलव्वस लोगों की दूसरे दिन बेल नहीं, उनको बरी कर दिया जाए, तो फिर नवाज शरीफ का आना बनता है या उसको इंसाफ मिल सकेगा? जब रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा, जब पाकिस्तानी कौम जो दुहाइयाँ दे रही है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है, जब पाकिस्तानी कौम ये कह रही है कि दफाई अदारे पर हमला नहीं, फ़ौज पे हमला नहीं, ये पूरी कौम पर हमला था, ये रियासत पर हमला था, सबूत होने के बावजूद जब वो बरी हो रहे हैं, तो मैं क्या तवक्को रखूँगा? तो आपकी कोई उम्मीद नहीं है, आप इसलिए जो है अभी सर्टन ना होने की वजह से तारीख भी नहीं आ रही वहाँ से, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा दिया गया और एक एक करके 75 सालों में यहाँ तक नौबत आ गई कि पाकिस्तान के अंदर से ही पाकिस्तान पर कोई हमलावर हो जाए, ये नौबत आ गई है, तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम के ये सवाल उठते हैं कि क्या हमारे रियासती अदारों में बैठे लोग जो हैं, क्या वो आज भी इंसाफ नहीं करेंगे, रियासत के साथ भी इंसाफ नहीं करेंगे? चलें, तो नवाज शरीफ दुश्मनी में पाकिस्तान को डुबो दिया गया 2017 में। आपके नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट क्या है रियासत को इंसाफ मिलने में और मियाँ साहब को इंसाफ मिलने में? जब मेरी रियासत को इंसाफ मिलेगा तो मुझे खुद ब खुद इंसाफ मिल जाएगा। 2017 में नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, रियासत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और नवाज शरीफ ने तो अपने नाकर्दा गुनाह की सज़ा सह ली पाकिस्तान की खातिर। मगर मुझे आज कोई बताए कि ये जो आज महंगाई है, ये जो आज बेरोज़गारी है, ये जो आज हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, ये जो आज IMF से कर्जा लेने पे भी हम खुश हैं, ये नौबत आई क्यों? सवाल तो ये बताएं कि 2017 का एक फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान ब्रेक क्यों किया गया? ठीक है, अब वो चूंकि अब वो वक्त गुजर चुका है, अब इस वक्त का इसका ये सवाल ज़रूर ठीक है, लेकिन मसला है कि अब आप लोग भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं ना। अब पॉइंट बेसिकली है कि रियासत तो इंसाफ लेने के लिए यहाँ मौजूद है, वो ऐसे नहीं तो किसी न किसी तरीके से इंसाफ ले लेंगे। मियाँ साहब का होना ज़रूरी है इंसाफ के लिए यहाँ पे, तो क्या मियाँ साहब अगर आएंगे तो जेल जाएंगे या फिर उसके लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं आप लोग कि उनको जेल ना जाना पड़े, क्योंकि इंसाफ लेने के लिए उनका होना तो ज़रूरी है ना यहाँ? नहीं आदिल, मैं आप जितने माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं और बड़ा एक न्यूट्रल बात करते हैं,
मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि एक बहुत बड़ी बीमारी, एक बहुत बड़े ऑपरेशन की 9-10 मई के बाद जो ज़रूरत थी, आप एस्प्रो की गोली से उसका इलाज कर रहे हैं और उसके बाद भी आप मेरे से सवाल करते हैं कि क्या नवाज शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा। मेरी रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा तो मुझे इंसाफ कौन देगा। और तो क्या होगा फिर मियां साहब, इसका हल आपके नजदीक क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्या फिर आपके नजदीक इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ, इसका सॉल्यूशन जो है यस, वो पहले भी, आज भी और आइंदा भी वही है कि अगर अदारों में बैठे लोग जो हैं उनको आप जवाबदेह नहीं बनाएंगे और अगर ताकतवर लोग जो हैं वो ख़ुद को जवाबदेह नहीं समझेंगे किसी के सामने, कौम के सामने, रियासत के सामने, तो इस तरह के फिर लोग जो हैं वो सर उठाते रहेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज हर एक बंदा, आप समेत, इकरार करे या ना करे, मगर दिल से ये कह रहा है कि 2017 में ताकतवर लोगों ने दबाव में लाकर अदल के में बैठे जो, या उस इमारत में बैठे लोग जो थे उनसे फैसले करवाए, ना जो दबाव में लाने वाले लोग थे उनको कटहरे में लाया गया और ना जिन्होंने फैसले दिए ना उनको आज कोई पूछने वाला है, बल्कि सारे इकरार करने के बाद इसके बावजूद मेरे से सवाल किया जाता है आप कब आएंगे। भाई मुझे इंसाफ तो दो। आप मुझसे सवाल करते हो कि आप कब आओगे, तो मैं सवाल नहीं ये करने में हक बजानब कि मेरे साथ आपने किया और एक दफा किया है। बेसिकली आपने 99 में भी मेरे साथ किया जी। तो मियां साहब बेसिकली आप चाहते हैं कि मियां साहब बाहर ही हों और उनका फैसला हो जाए और उसके बाद वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ आने के लिए इस वक्त उनके लिए हालात साजगार नहीं है, इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। आप समझते हैं कि मियां साहब का फैसला पहले ही हो जाए और फिर वो पाकिस्तान आए? नहीं आदल, आप ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ को जिस ग्राउंड पे बरी किया गया वो अदालत ने दिया ना फैसला। जिस ग्राउंड पर बरी किया गया कि नवाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम था वो साबित नहीं होता, लिहाजा मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशरी कैसे हो सकती है, इस ग्राउंड पे फैसला दिया गया, कोर्ट ने दिया। तो फिर मुझे आज ये बताएं कि जब आप फैसले भी कर चुके हैं, इकरार भी कर चुके हैं, तो फिर आप मुझे क्यों बार बार, हाँ मैं ये कहता हूं जो मेरा सवाल है असल, इसमें भी मेरा सवाल ये है मरियम नवाज साहब यहाँ मौजूद थी ना और उन्होंने रिलीफ लिया। अगर इजाजत दें जी गो अहेड। मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ, मैं आदिल अब्बासी साहब आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब मेरे साथ जो सलूक किया गया तीन अदारों से यक ज़ुबान होके हर एक ने ये कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, यहाँ तक कह दिया गया कि हमने बहुत सा पैसा, जितना बजट भी नहीं है पाकिस्तान का, एक डिपार्टमेंट नैब जैसे अदारे से ये स्टेटमेंट आया कि वो पाकिस्तान से बाहर इंडिया पैसा भेज दिया गया। आज तक उस डिपार्टमेंट की तरफ से वजाहत या माफ़ी नहीं आई कि हमने वो गलत बयानी की। तो आप जो 15 से 25 साल का नौजवान है, जो 7-8 साल उसकी जहन साजी की गई, आज मुझे बताएं कि मुझे आप मुजरम के तौर पर उसके सामने क्यों पेश कर रहे हैं। मैं इस रियासत का बाशिंदा हूँ, मैं इस रियासत में रहना चाहता हूँ, मैंने इस रियासत के लिए सर्व किया है, मैंने इस रियासत को न्यूक्लियर पावर बनाया, मैंने इसको सी पैक दिया, मैंने यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा किया। मुझे आप इतना रिलीफ नहीं देने के लिए तैयार कि मेरे पे जो गलत इल्जामात थे वो वापस लेने के लिए भी आप तैयार नहीं है। तो मुझे कहते हैं फिर से आप कटहरे में खड़ा हो। मियां साहब तो मुझे बताएं मेरा जुर्म क्या है। लेकिन उसमें एक मसला है ना, देखिए मियां साहब, यहाँ पर अदालत से फैसले माजी में हक में भी आए और दिलवाए गए, खिलाफ भी आए और दिलवाए गए, ये सब पाकिस्तान की तारीख है। मेरा पॉइंट ये है कि आप कहते हैं अगर मरियम साहिबा को रिलीफ मिला तो मरियम साहिबा मौजूद थी, अदालत के सामने अपने आप को सबमिट किया, उसके बाद रिलीफ मिला। अगर हम ये तसव्वुर भी कर लें जो बात आप कह रहे हैं, तो उसके लिए उनका होना तो ज़रूरी है, या आपके ख्याल में नहीं, उनकी मौजूदगी मायने नहीं रखती, वैसे ही अदालत फैसला करे? नहीं आदिल, मुझे सिर्फ जो आप बात कह रहे हैं
मैं उस पर आने से पहले सिर्फ आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या इन्हीं अदालतों से 9-10 मई का मास्टरमाइंड जो था उसको जजेस गेट से बुला के उसको ज़मानत नहीं दे दी गई? रिमांड के दौरान नहीं ज़मानत दे दी गई? कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि रिमांड पे बंदा हो और रिमांड भी ख़त्म कर दिया जाए, ज़मानत भी दे दी जाए, बरी भी कर दिया जाए और बग़ैर हाज़िर हुए? क्या इमरान खान को बग़ैर हाज़िर हुए इंटरम बेल कंफर्म नहीं की जाती रही? क्या इमरान खान को ये सहूलत हासिल नहीं है कि घर में बैठ के उसको ये पॉइंट आपका ठीक है, एक्स्ट्रा माइल जाके रिलीफ उन्हें मिला, मुजरम को, साबितशुदा मुजरम को एक्स्ट्रा माइल जाके उन्हें रिलीफ मिला। लेकिन मैं आपसे पॉइंट मेरा ये है कि आप बेसिकली ये चाहते हैं कि उनको भी जो है राहदारी बेल मिल जाए मियां साहब को और वो उनको पेश ना होना पड़े। नहीं आदिल, मैं फिर से माजरत से आपसे ये गुजारिश करूंगा, और आप बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने ये तस्लीम किया। मेरी अर्ज सुने जी, आपकी मेहरबानी कि आपने ये इतराफ़ किया कि इमरान खान को ये सहूलत हासिल है या रही है कि वो बंदा घर में बैठ के वो चीज़ जो कोर्ट में हाजिर हुए बगैर रिलीफ नहीं मिल सकता उसको दिया गया, उसका जुर्म साबित होने के बावजूद उसको दिया गया, और मेरे सबूत मिलने के बावजूद कि मैं बेगुनाह था मुझे सज़ा दे दी गई, मैंने बेगुनाह होते हुए जेल काटी, उसको आप 1 घंटा जेल में नहीं आपने रखा मुजरम होने के बावजूद भी। तो मुझे ये बताएं कि ये दोहरा मेयार क्यों है? आदिल अब्बासी मुझे ये बताएं कि 4 सालों में उसने कौन सा ऐसा कारनामा रियासत पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दिया जिसकी वजह से उसके गुनाह धुल गए, और मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया कि मैंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, पाकिस्तान के लिए ऐसे काम किए जिसको रहती दुनिया तक कौम याद रखेगी, मगर मुझे सजा फिर भी दे रहे हैं। मुझे ये तो बता दिया जाए ना, मेरा जुर्म क्या है? मेरा जुर्म ये है, मसला ये है कि देखिए मसला ये है कि वो मैंने तो आपको कहा ना, ठीक है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ था, लेकिन 9-10 के वाकयात जो हैं उसमें नहीं, बल्कि वो किसी और केस में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ उनको इस मामले में मिला, लेकिन अब पॉइंट ये है सर कि चले ये बहस से ज़रा निकलते हैं, लेकिन आप मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है आप भी चाहते हैं कि वहाँ रहते हुए उनको कोई अदालत फैसला करे, रिलीफ दे और फिर वो यहाँ पर आए। IMF के साथ क्या हुआ सर? 40 दिन बाद आपकी हुकूमत नहीं होगी, ये अमल दरामद की यकीन दहानी कैसे करवाई गई है? सब कुछ किस तरीके से IMF मान गया है? क्योंकि कुछ दिन पहले हम देख रहे थे यही IMF जो है वो बड़ा सख्त नाक से लकीरें निकलवा रहा था, एकदम ये मुआहदा कैसे हुआ है? नहीं तो आज क्या नाक से लकीरें निकाल के ये हमने नहीं लिया IMF से जो मुआहदा की हुआ है? ठीक है, मैं ये तो कह रहा हूँ, लेकिन वो कैसे कि अगर ये नहीं होता तो डिफॉल्ट कर जाते ना। ये मुआहदा हो गया। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ ना, आप ये देखें आदिल अब्बासी, जब मालियाती अदारे किसी रियासत के अंदर सियासत करना शुरू कर दें तो फिर उस रियासत की पोजीशन क्या है, कितनी मुस्तहकम है, इसका अंदाज़ा हमें सबको हो जाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि 2017 में IMF से आप किस तरह डील करते थे, और आज उसी जमात जो है उसकी कौमी हुकूमत है, मगर आज वही जमात हुकूमत में होते हुए किस तरह तरले मिन्नतें कर रही है IMF के, और उस वक्त किस तरह ट्रीट करती थी IMF को, या IMF उसके साथ किस तरह डील करता था। आपने किस तरह खतूत लिखे, आपके 2 वज़राए ख़जाना जो थे सूबों के, और आपका साबिक जो वज़ीर ख़जाना था उसने क्या उन वज़राए ख़जाना को कहा। इसके बावजूद भी एक कैंपेन चलाई गई और जो साइफर वाले थे उन्होंने पूरा जोर लगाया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। हमें तो ये हाथ पाँव की पड़ी हुई थी कि किसी तरह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे। आज जो हम खुशी मना रहे हैं इस बात पे नहीं मना रहे कि हमें IMF ने कर्जा दे दिया, हम तो इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जो लॉबिंग कर रहे थे लोग,
आज उनको मुंह की खाना पड़ी है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है। इस बात पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये कोई खुशी वाली बात नहीं है कि हमें कर्जा मिल रहा है, ये तो नदामत वाली बात है कि हमने जिस तरह नाक रगड़ के ये कर्जा हासिल किया है। ठीक, थैंक यू सो मच मियां जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ तज्जियाकार, मुआशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे ज़रा पूछेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ है और अब आगे हमारी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इस्लाहात करनी पड़ेंगी, वरना ये सब कुछ जो है वो एक आर्जी रिलीफ ही है। एक ब्रेक के बाद बात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 29 जून को स्टैंड बाय एग्रीमेंट का ऐलान हुआ, जिसको ईद की छुट्टियों के बाद आज मार्केट ने इंतहाई मस्बत अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज़्यादा इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपये की कमी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस सूरत हाल पर कहना है कि हमारी मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में मुआशी बहाली के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है और मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है। याद रहे कि 9 माह के लिए $3 अरब मुआहदे की हतमी मंजूरी 12 जुलाई को IMF बोर्ड इजलास में दी जाएगी। इससे पहले स्टाफ लेवल मुआहदे का ऐलान करते हुए IMF ने बयान जारी किया था, जिसके मुताबिक स्टैंड बाय एग्रीमेंट का मकसद हालिया बैरूनी शॉक्स के मुकाबले में मुआशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश को सपोर्ट करना है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखना और बैरूनी फाइनेंसिंग का फ्रेमवर्क मुहैया करना है। मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए IMF ने पाकिस्तान को साबित कदमी के साथ पॉलिसी पर अमल दरामद करने की शर्त रखी है, जिसमें फिस्कल डिसिप्लिन, मार्केट एक्सचेंज रेट और रिफॉर्म्स में पेशरफ्त शामिल हैं। खास तौर पर एनर्जी सेक्टर, माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला और कारोबार के लिए साजगार माहौल पर जोर दिया गया है। इस मुआहदे पर आज मूडीज़ ने बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी, ताहम IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा। ताहम पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करनी होगी और अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। मूडीज़ के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ भी बुलंद रहेंगी। अहम बात यह है कि आने वाले इलेक्शन के तनाजुर में मूडीज़ को मुल्क की आमदन बढ़ाने के इकदाम पर खदशात हैं। मजीद ये कि पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी तस्वीर इलेक्शन के बाद वाज़ेह होगी। देखना यह है कि IMF के साथ होने वाला मुआहदा किस हद तक पाकिस्तान की माली मुश्किलात को हल कर सकता है। सवाल यह भी है कि क्या मुआहदे के ऐलान से आने वाला फील गुड फैक्टर पायदार होगा। अब जबकि हुकूमत की मुद्दत में 40 दिन बाकी हैं, क्या 9 माह के मुआहदे पर अमल दरामद निगरान हुकूमत करेगी और इसके नतीजे में क्या मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुआशियात हैं खुर्रम हुसैन साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, दोनों इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं। मैं दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आई विल स्टार्ट विद यू खुर्रम साहब, मुझे ये बताइएगा कि 12 जुलाई को जो IMF बोर्ड इजलास में हतमी मंजूरी हुई है, क्या अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है या डू मोर का मुतालबा मजीद भी आ सकता है? नहीं, अब जो आई थिंक बोर्ड मीटिंग में तो फॉर्मेलिटी रह गई है और बोर्ड मीटिंग्स के चंद दिन बाद ही पैसे भी जो होते हैं, वो पहली ट्रांच जो होती है वो डिस्पर्स हो जाती है और स्टाफ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं फैसिलिटी के, वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं। नॉर्मली ये कोई 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर अंदर हो जाता है बोर्ड मीटिंग के बाद। तो जब वो स्टाफ डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि किस किस्म की शराइतें जो पाकिस्तान को पूरी करनी है अब से लेके दिसंबर तक। ओके, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपके ख्याल में जो मूडीज़ ने कहा है कि वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे, ये फंडिंग हासिल कर लेगा, हाउ डू यू टेक दिस स्टेटमेंट?
आई टेक दिस वेरी सीरियसली। द रीज़न बीइंग पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम एंटर किए हैं। ये 23वां प्रोग्राम है जो पाकिस्तान एंटर करने जा रहा है। मैं बारहा कहता हूँ कि उसमें से 22 इनकम्प्लीट हैं पाकिस्तान के। कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू कंप्लीट दीज प्रोग्राम्स। व्हेन आई वर्क इंटरनेशनली देयर ऑल्सो आई सी कि जो रेसिपिएंट कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी कैपेसिटी ठीक ना हो, अगर उनकी फाइनेंस, एनर्जी, FPR, स्टेट बैंक उस लेवल पे compete ना कर रहा हो, MEFP इन डॉक्यूमेंट्स को समझने में, नेगोशिएट करने में, मॉडल करने में, तो कई दफ़ा मुश्किलात आती हैं। पाकिस्तान को ये मुश्किलात आई। अभी आपने एक प्रोग्राम इनकम्प्लीट क्लोज़ किया है। आप खुद ही देख लीजिए कि अगर नवंबर से जून तक आप 9th रिव्यू कराने में इतनी डिफ़िकल्टी में रहे तो कोई तो इनहेरेंटली चीज़ होगी। पाकिस्तान ने सवाए 13-16 के कोई भी 12 रिव्यूज़ का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं किया। सो आई टेक इट सीरियसली एंड दैट इज़ माय फर्स्ट एडवाइस टू द अथॉरिटीज़ कि प्लीज़ सर्कमवेंट द सिस्टम, बिल्ड अ टीम, बिल्ड कॉम्पिटेंस, बिल्ड अ प्रोफेशनल सेट ऑफ प्लेयर्स जो इस टीम को, जो IMF से आती है, जो 8-10 ख़वातीन व हज़रात आते हैं, सब अपने काम के भी माहिर होते हैं, PhDs भी होते हैं, डॉक्टरेट्स के साथ होते हैं, वो उनके साथ एक SBA पाकिस्तान का 9 महीने का कंप्लीट करके आपको $3 अरब लाकर फराहम करें। आपके जो बाकी चीज़ें हैं यानी कि मल्टीलैटरल्स और वो फंडिंग फ्लो इन करे, ताकि आपका जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है, जो कि अभी एक इंश्योरेंस की तरह आपको IMF की सूरत में मिला है, वो बिल्कुल वहीं पे रहे। वरना फिर अगर 3-4 महीने बाद आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, क्योंकि इसमें बड़े क्वांटिटेटिव टारगेट्स होते हैं, इसमें बड़े क्लियर बेंचमार्क्स होते हैं, इसमें इंडिकेटिव टारगेट्स होते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं। दीज आर नॉट थिंग्स आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट टेक और अंडरस्टैंड सीरियसली। सो इसको बिल्कुल करें, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलाएं। हमने जब 13-16 का प्रोग्राम किया, चूँकि आई वॉज देयर जब हमने ये प्रोग्राम किया था, मैं उस कोर टीम का पार्ट था, तो हम इसको बड़ा एक ऑन द साइड प्रोग्राम चलाते थे और बड़ा क्लियरली मैनिफेस्ट करते थे कि ये सारी चीज़ें होनी हैं, और अगर 30 को होनी होती थी तो 29 को ही कर लिया करते थे। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, इसलिए कि इसी की बेसिस पे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आई थिंक पाकिस्तान विल बी लुकिंग एट अनदर 3-year प्रोग्राम, क्योंकि जिस तरह के डॉलर्स की ज़रूरत है। Fair enough. Your point taken. मुझे जरा खुरम साहब आप बताइएगा, what happened in last 3 days, how government made it possible, ये कैसे हुआ है? Because जियोपॉलिटिक्स से भी इसको रिलेट किया जाता था, ये भी कहा जाता था हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी कर दी हैं, फिर भी नहीं हो रहा, समझ नहीं आता, प्लान B भी हमारे पास है, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे बताइएगा आपके ख्याल में एकदम क्या हुआ, ये किस तरह हो गया सारा? देखिए, इसकी अंदरून स्टोरी तो बहुत आगे जाके निकलेगी। आई डोंट थिंक अभी कोई है जिसको एग्जैक्ट डिटेल में पता है कि अंदर एग्जैक्टली क्या क्या हुआ और किसने क्या बात कहाँ पे कही की। अलबत्ता तमाम बातों में कुछ तो दम है। अब कितना उसको वजन दें ये हमारे ऊपर है, आई सपोज जज करना कि जियोपॉलिटिक्स कुछ हद तक तो चल रही थी, लेकिन कोई मुझे ये बताए कि जियोपॉलिटिक्स कब नहीं चल रही होती ऐसे मामलों में। ये पहली दफा तो नहीं है ना कि कोई जियोपॉलिटिक्स आई हुई थी और इसमें, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने एंगेज किया हुआ था स्टेट डिपार्टमेंट को भी, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भी। अब तो लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिन लोगों से बात हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मुलाकातें जो की हैं IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, की ब्रेक थ्रूज तो वहाँ पे हुए हैं। जो हमें माजी में बता रहे थे चंद महीने पहले वजीर ख़जाना साहब के तमाम शराइत पूरी हो गई हैं, वो बात मे भी 80% में भी 85% दुरुस्त थी, लेकिन जो बातें रही जैसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो था वो तो रह गई थी, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब मई और जून का महीना, जिस महीने में ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप आना था, जिन महीनों के साथ इसका ताल्लुक था, जब वो महीने पाकिस्तान ने गुजार लिए विदाउट एंटरिंग इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, कि आई मीन डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे पे हम लोग खड़े रहे लेकिन गिरे नहीं उस सिचुएशन में, तो इन अ सेंस वो वाले से वो भी साइडलाइन हो गए। जी, आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी रही है ना कि जब हम क्लोज होते हैं वेस्ट से, तो हम कुछ भी गलतियां कर रहे हों तो हमें रिलीफ मिल जाता है। IMF के मामले में था माजी में, तो अब इस दफ़ा ज़रा मामलात थोड़े जियोपॉलिटिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ थे, तो शायद एक बुनियादी वजह ये भी हो जिसकी वजह से ये इतना डिले हुआ। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है एकदम एग्रीमेंट, और ओवरनाइट ही कह सकते हैं हम इसको, कैसे हुआ ये सब?
आदिल, एक तो ये चीज़ देखिए कि अगर चाइना ने बैकस्टॉप ना किया होता ना आपको, तो आज रिजर्व्स बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन पे होते। सो वन, वी शुड बी ग्रेटफुल, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी ये बात कही है। अभी $1.3 अरब रीफाइनेंस किया, $1 अरब रीप्रोफाइल किया। उससे पहले भी ये पैसे चाइना ने हमें बहुत बैकस्टॉप किया उस वक्त जबकि फंड का प्रोग्राम अभी नहीं हो पा रहा था। सो दैट इज़ वन वे वी हैव सेल्ड दिस। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जो है हैज़ वर्कड ऑन एवरी प्लेस। सो वी प्लेड आवर कार्ड रियली वेल। जी जी बिल्कुल, देखें ना, आपने चाइना से बैकस्टॉप कराया, इधर आपने सारी शराइत पूरी कर दी हैं। लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल, कोई भी IMF जो है, हमने उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं, हमने बजट को रिवाइज किया, दोनों एक्सपेंडिचर साइड पे भी किया, हमने टैक्सेशन साइड पे भी किया। हमने एमनेस्टी उन्होंने दी हुई थी, हमने एमनेस्टी उठाई, हमने PDL को 60 रुपए किया। हमने कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने कही थी नहीं की। अभी आप देखेंगे कि चंद दिन में आपको 2 और तब्दीलियाँ दिखाई देंगी, बिकॉज ईद के बाद पहला दिन है, तो मैं व्यूअर्स को मतलब तकलीफ में नहीं डालना चाहता, बट आपको और 2 तब्दीलियाँ बड़ी क्लियरली दिखाई देंगी आते हुए। सो हमने कोई भी चीज़ टेक्निकल लेवल पे जब तक सिक्योर नहीं ना करेंगे प्रोग्राम, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और पॉलिसी मेकिंग जो है आपको हेल्प नहीं करेगी। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। अभी भी IMF एक इंटरनेशनल अदारा है, उसमें सारे ममालिक हैं, US का 17% का शेयर है। सो लेट्स प्ले आवर कार्ड्स राइट। हमने हर चीज़ जब एग्री कर ली, रुपए की कदर को हमने मार्केट बेस्ड किया, हमने ओपन मार्केट की कीमत को नीचे लाया। ऑल दीज डिसीजंस, लेकिन इसमें जो वाइटल रोल है वो हमने जो जियो पॉलिटिक्स की जिसकी हम बात करते हैं उसमें अपने कार्ड्स भी बेहतर खेल लिए, इशारा दे दिया कि हमें रिलीफ मिल सकता है इन चीज़ों पे, तो इस वजह से ये मसला आपको लगता है हो गया। अब ज़रा मुझे ये बताइए जो मार्केट सेंटिमेंट है स्टॉक से लेके, या जो एक मार्केट सेंटिमेंट है, ये किस हद तक सस्टेन करेगा? क्योंकि अब ज़ाहिर है 12 को अगर मुआहदा हो जाता है प्रॉपर तरीके से सारा, तो ये सस्टेन करेगा। दूसरी बात ये, एनर्जी सेक्टर का भी जवाब मुझे दे दें, फिर यही सवाल मैं खुर्रम हुसैन साहब के पास भी लेके जाऊंगा कि ये जो एनर्जी सेक्टर है इसमें जो अभी गर्दशी कर्जा है वो 4300 अरब का हो गया। अब ये 1700 गैस का है, पावर सेक्टर का 2600 अरब है। ये गैस और बिजली की कीमतों में अब इजाफा करना पड़ेगा, आपके ख्याल में कितना इजाफा हो सकता है? दोनों सवालों का जवाब जरा साथ दीजिए। सो आपने इतने कलीदी सवाल पूछ लिए हैं कि एक तो बात यह यार, एनर्जी सेक्टर पे ना मैं एक मिसाल दिया करता हूँ। 100 अरब पे छोड़ के गए थे जनरल मुशर्रफ यही कर्जा, जब PPP ने छोड़ा तो 480-500 था, बिकॉज मुझे याद है हमने क्लियर किया था। जब PMLN ने छोड़ा तो 1100 था, PTI ने छोड़ा 23-24 था, आप आज कह रहे हैं कि 2700 हो गया। सो एक तो बात तय कर लें कि एनर्जी सेक्टर ये सब चाहते थे कि हल हो, बट ये अब जितना कॉम्प्लेक्स हो गया, ये फिर वही चीज़ मांगता है जो मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान नीड्स अ कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल इन द एनर्जी डिपार्टमेंट, इन द क्यू ब्लॉक, इन दी प्राइवेटाइजेशन एंड इन दी इन्वेस्टमेंट साइड एंड इन दी FPR। ये नहीं करेंगे तो ये आप हल कर नहीं पाएंगे, आपको डिसरप्ट करना है। आपने IMF की वर्डिंग पढ़िए, वो यही कह रहे हैं कि लिक्विडिटी चैलेंज्ड है आपकी एनर्जी सेक्टर में, इसी का जिक्र कर रहे हैं। सो इसको तो हल अब आने वाली हुकूमत ने एक पाथ देना है। अभी तो कीमतें बढ़ेंगी, ओगरा की जो डिटर्मिनेशन है वो क्लियरली आई नहीं है। मेरा ख्याल है 4 रुपए से ऊपर कहीं एवरेज प्राइस जो शायद 24 रुपए है उसमें आपको इंक्रीज दिखाई देगा। गैस की प्राइस इज इन द फील्ड, आप पढ़ लीजिए। मैं तो उसको आई एम नॉट श्योर कि वो 40 दिन में इम्प्लीमेंट होने जानी है। सो उसको हुकूमत कैसे हैंडल करना चाह रही है, दैट्स अनदर वन। सो एनर्जी सेक्टर को एक डिसरप्शन मांगता है। पर जो आपने दूसरा सवाल किया ना कि क्या हम ये आगे चला लेंगे, दैट इज़ द की क्वेश्चन। और उसके आगे हमने करना क्या है, आखिर इसके बाद कैसे हमने अगले 9 माह और अगले 5 साल देखने हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, अगर वाकई बेहतरी आनी। और हम साहब ये बताइएगा, ये मार्केट सेंटिमेंट का क्या होगा, ये मेंटेन हम रख सकेंगे? और अब जो रिफॉर्म्स हैं, फिस्कल डिसिप्लिन की बात की है, मार्केट एक्सचेंज रेट की बात की है, रिफॉर्म्स का कहा है, ये जो शराइत हैं ये हमसे क्या डिमांड कर रही हैं, हमें अब आगे क्या करना होगा? देखिए, आगे जो करना होगा वो तो क्लियर होगा 12 जुलाई के बाद, जब ये बोर्ड मीटिंग हो जाएगी और स्टाफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे, वही हमें बताएंगे कि इसके आगे क्या स्टोरी है। लेकिन देखिए, अगर हम लोग जिस तरह करते आए हैं सोफा कि जियो पॉलिटिक्स का सहारा लेके अगर हम लोग हमेशा चल रहे हैं, और जिस दिन वो जियो पॉलिटिक्स हमसे हमारा सहारा छोड़ दें तो हम चीखें मारने लग जाएं कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और जियो पॉलिटिक्स हमारे खिलाफ चलाई जा रही है, तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल ही होगा ना। जो माजी में प्रोग्राम्स में मुश्किलात आई हैं वो दोबारा आएंगी इधर। अब जैसे खकान साहब भी कह रहे थे कि हमने तमाम शर्त पूरी कर ली हैं,
लेकिन वो भी जैसे दो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि हमने एमनेस्टी स्कीम हटाई, भाई वो लगाने के बाद हटाई है ना। अब इस बजट में देने की जरूरत क्या थी, जहां आपको पता है कि आप IMF के साथ एक मुआहदा करने की तरफ जा रहे हैं, तो जरूरत क्या थी कि एक एमनेस्टी स्कीम आप पहले लेके आए, फिर दिनों के बाद उसको हटाएं। इसी तरह तमाम और चीजें जो उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस की और फिर हटाई हैं, दिस शोज के लास्ट मिनट तक कोई गैप तो था in terms of technical conformity with all the stipulations of the program. और किसी ना किसी तरह ये लोग रिलाय कर रहे थे कि हम लोग अमेरिका से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दबाव डाले IMF पे और हमारे बिहाफ पे प्रोग्राम में नरमी लेके आए। ये चीज़ें अब मौजूद नहीं होंगी। तो अब इस प्रोग्राम को अपनी मेरिट के ऊपर चलाना है, इसको अपने मेरिट के ऊपर कंप्लीट करना है। एक उसमें जो पॉजिटिव है कि आई थिंक इंटरिम गवर्नमेंट होएगी तो उसको इलेक्शंस और इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स की शायद इतनी ना परवाह हो जितनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट इलेक्शन को फेस जा रही है उसको होएगी। शायद उसके लिए इसकी वजह से थोड़ा उसको बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाए इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेट्स वेट एंड सी। ठीक, फेयर इनफ। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये बताइएगा कि ये अब $75 बिलियन की हमने जो है ना वो अदायगियाँ करनी है। वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि जी दुआ करें, अल्लाह करे आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन मूडीज़ तो हमें इशारा दे रहा है कि एक और प्रोग्राम होगा। अभी आप भी उसका हवाला दे रहे थे, बात कर रहे थे। अब ये मुझे बताएं कि ये क्या आगे इलेक्शन भी हैं, ये मूडीज़ के खदशात दुरुस्त हैं और एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, ये सब कुछ किस तरीके से होगा? सो देखिए ना, आपको इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। आई थिंक 4 चीज़ें हैं जो अब से लेके नवंबर तक पाकिस्तान को करनी है। एक तो यह है कि एक टीम बनाकर किसी तरह इस SBA को हैंडल करना है, और उसको हैंडल करने दें इस तरह जैसे खुरम कह रहे हैं, डोंट डू समथिंग दैट यू थिंक इज़ गोइंग टू अपसेट योर बैंकर। बी वेरी प्रोएक्टिव इन योर इकोनॉमिक गवर्नेंस। अगर टारगेट कहीं नहीं मीट हो रहा तो जो आपको स्टेप लेना है वो खुद ले लें ताकि वो क्वान्टिटेटिव टारगेट जो है वो मीट हो जाए। दिस इज़ हाउ यू रन एन IMF प्रोग्राम। और मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा, दुनिया भर में जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, दैट इज़ द सक्सेस फैक्टर। नंबर 2 आपको करना है जिसका आपने अभी जिक्र किया है। मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है डेट रीप्रोफाइलिंग और स्ट्रक्चरिंग में, बट मैंने बहुत सा वक्त अब गुजारना शुरू किया है एक एक्सपर्ट के साथ, और हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ केस फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग बट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर डेट रीप्रोफाइलिंग। इससे आदिल मेरा ये मतलब है कि अगले साल की मिसाल ले लेते हैं। अब मैं आपके सामने फ़िगर कुछ रखता हूँ, और खुरम ने बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल लिखा, मुझे उससे डॉन में पढ़ के बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि वो एक फैक्ट्स पे बेस्ड आर्टिकल था, एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक्ड। $23 अरब के करीब इस वक्त हमें शायद स्टेट बैंक ने भी बताया कि हमें देने हैं अगले साल में। आदिल, इसमें से $13 अरब ऐसे हैं जो रीप्रोफाइल होते हैं सालाना की बेसिस पे। सऊदीया का डिपॉजिट है, UAE का डिपॉजिट है, और डिपॉजिट्स हैं। आप अब जाइए और उन ममालिक से बात कीजिए, और जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आपने सीखी है उनको कहिए कि इसको 5 साल के लिए, ये एक मेरी राय है कि आप हमारी बैलेंस शीट से उठा दें। अगर ये मैं उठा दूं अपनी बैलेंस शीट से तो मेरे पास $10 अरब रह जाएंगे जो मुझे अगले साल देने होंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये आप वैसे पॉइंट वैसे आपका पर्टिनेंट है, लेकिन ये एक एडवाइस की फॉर्म में है ना। अब जितना मिडल ईस्ट को हमें देखने का मौका मिल रहा है, अब सऊदीया हो, कतर हो, UAE हो, वो जिस मॉडल पर अब काम कर रहे हैं, वो जो इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट मॉडल पे चले गए हैं, उन लोगों के लिए भी तो ये काफ़ी मुश्किल होगा ना, क्योंकि अगर वो एक को करेंगे तो बाकी दुनिया के साथ भी उनको वैसे ही करना पड़ेगा। अब वो इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड होने जा रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, IT सेक्टर के अंदर हो रहा है, तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा शायद उनके लिए भी। जो मैं थोड़ा सा मिडल ईस्ट को कवर करता हूँ, जाके जो देखता हूँ वहाँ इंटरेक्शन होता है, तो जिससे जो मुझे अंदाजा हुआ, ये मैं अपनी असेसमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। योर टेक ऑन। ये गलत नहीं है आदिल, और इन्वेस्टमेंट अब मिडल ईस्ट से और आ भी सकती है। आखिर हिज रॉयल हाइनेस MBS जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं रिफाइनरी लगाऊंगा। 19 की बात है, तब मैं भी टेबल पर था। आज मैं आपसे 23 जुलाई में बात कर रहा हूँ, तो आज भी वही कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह लगाएंगे। सो आप अपना एपरेटस ठीक कीजिए। बात सारी स्टेट एपरेटस की है, ये सारा जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इन दी एंड स्टेट एपरेटस की है। सो अगर हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में हो, इसको स्वैप भी कर सकते हैं, हम डेट फॉर इन्वेस्टमेंट स्वैप कर सकते हैं इस तरह के। बट ये 13 अरब को किसी तरह अपनी बैलेंस शीट से हटाइए। इसकी एक ख़ास वजह है कि मैं ये कहता हूँ, अगर ये शायद नहीं करेंगे तो जब EFF का प्रोग्राम करने जाएंगे तो शायद जो डेट डिस्ट्रेस का लेवल है वो IMF को अनकंफर्टेबल कर देगा। पर अगर ये 13 अरब ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स उठा देते हैं,
तो जो आप 75 अरब का जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें से 39 बिलियन शायद दिखाई एग्जैक्टली एवरी यस। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट, दैट्स वन इशू। तो डेट रीप्रोफाइलिंग कीजिए। तीसरी बात ये EFF की तैयारी कीजिए। आप प्रोग्राम अपने तौर पे डिज़ाइन करना चाहते हैं, कीजिए, किसी ने भी नहीं रोका। आप यकीन रखिए कि चूंकि मुझे अब मालूम है, ठीक, हम अपनी प्रपोजल जब लेके जाते थे MEFP में लिखने के लिए, मैं MEFP के पैराग्राफ लिख के लेके जाता था। तो आप भी लिख लीजिए, आप लिखिए और उनको जाके कन्विंस कीजिए कि जी हम ये करना चाहते हैं। ये 3 काम ही लेकिन अगर हमारे पास टीम ना हो और हम खुद से कोई प्लान ना दे सके तो फिर हमें ज़ाहिर डिक्टेशन ही मिलेगी। खुर्रम साहब, आपके ख्याल में ये जो भी मैंने बात की थी कि जो हम बात करें कि अगर रीप्रोफाइलिंग करानी हो या डेट रिस्ट्रक्चरिंग करानी हो या वो जो $13 बिलियन है उसको आपने अपने फ्रेम से निकालना हो, सर अब तो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना वो कंट्रीज़ भी जिनसे हम पहले पैसा लेके पार्क करवा लेते थे और अपनी इकोनॉमी को चलाते रहते थे। सो अब तो उनका मॉडल भी है। हम देख रहे हैं कि IT में सऊदी अरब ने और मुत्तहदा अरब अमारात ने प्लानिंग जो की है, तो 24 अरब एक ने और 22 अरब एक ने जो है वो इन्वेस्ट करना है इस सेक्टर के अंदर। वो कैसे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होगा, एक ज़रा इसके बारे में बता दीजिएगा, और क्या पॉसिबल है कि जो ऑलरेडी हमारा कर्जा है उनकी तरफ वो मैनेज हो सके? जी आदिल, यहाँ पे आई थिंक काम आएगा अगर हम लोग इन टर्म्स के जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंस हैं वो समझ रहे हैं। देखिए, डेट रीप्रोफाइलिंग जिसकी खकान साहब बात कर रहे हैं वो एक चीज होती है, और डेट रिस्ट्रक्चरिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज होती है। और तीसरी चीज जिसकी आप बात कर रहे हैं कि फ्रेश डेट जो हम देंगे वो तो अब इन्वेस्टमेंट की शक्ल में दे रहे हैं, वो एक अलग चीज है ऑल टुगेदर। तो जहां तक रीप्रोफाइलिंग की बात है जिसका खकान साहब ने एग्जांपल दिया है, तो वो तो काफी क्लियर और मुझे भी क्लियर होती चली जा रही है। ऑल्दो मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जो खकान साहब के पास है, बट आई थिंक विद बेसिक एक्सपर्टीज अब ये चीज नजर आनी शुरू हो रही है। किसी किस्म की रीप्रोफाइलिंग ऑपरेशन पाकिस्तान को करनी होगी। अब अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग बनती है वो अलग चीज है। अब रीप्रोफाइलिंग में देखिए होता ये है कि डेट जो है, आप मिसाल के तौर आपने अगर सऊदी अरब से कोई कर्जा लिया पाकिस्तान में, $1 अरब का डिपॉजिट सऊदी अरब ने छोड़ा पाकिस्तान के साथ, और 1 साल की उस मैच्योरिटी दे दी कि अगले साल जब ये मैच्योर होएगा ये पैसे तो फिर आपने हमें वापस देने होंगे। लेकिन अगले साल जब वो मैच्योर हो तो बजाय इसके कि आप वापस दें, आप उनसे एक एग्रीमेंट ले लेते, हमारे साथ छोड़ दो, उसको कहते हैं रोल ओवर। और वो फिर अगले साल दोबारा रोल ओवर कर देते हैं, और फिर दोबारा हमारे पास तो ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो 10-10, 20-20 साल से रोल ओवर करते आ रहे हैं। 98 से एक डिपॉजिट है UAE का जो अब तो ऑटोमेटिकली रोल ओवर हो जाता है, वही उसमें वो खास पेपर वर्क की नहीं जरूरत होती करने की। सर जरा ये इन्वेस्टमेंट्स का बताइएगा, अगर मैं, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ ये जो इन्वेस्टमेंट्स का मॉडल हमारे सामने है मिडिल ईस्ट का, वो अगर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फ्रूट हमें कब मिलेगा? आदिल एक मिनट यार, मेन बात। जी गो अहेड, आपके गालिबन सिग्नल शायद थोड़े से वीक हो रहे हैं। जी गो अहेड। अच्छा, मैं कह रहा था, देखिए रीप्रोफाइलिंग में फिर ये होता है कि आप दूसरी पार्टी के पास जाके कहते हैं कि बजाय इसके कि हम इस कर्जे को हर साल एक दफा रोल ओवर करें, आप इस रोल ओवर में अगली 5 साल की मैच्योरिटी दे दें इसमें, तो अब वो अगले साल के बजाय 5 साल के बाद रोल ओवर होगा। वो अगर एग्रीमेंट आपका हो जाए तो अगले साल की आपकी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जो अगर आपको अभी 23 नजर आ रही है, वो 1 अरब से कम होकर 22 अरब पे हो जाएगी। इस तरह जितने आपके अगर शॉर्ट टर्म बायलैटरल चीजें जो रोल ओवर हो जाती हैं, जो मैच्योर कर रही हैं, उनको अगर आप रीप्रोफाइल कर दें कि यार ये पैसे हम दें आपको, लेकिन आप 5 साल के लिए इनको रोल ओवर कर दें, तो उस हिसाब से आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट कम होती रहती है। उससे आपकी क्रेडिट रेटिंग पे फर्क पड़ता है, उससे आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो आपको अरेंज करनी होती हैं उससे फर्क पड़ता है, एंड सडनली योर क्रेडिट प्रोफाइल बिगिंस टू इम्प्रूव। तो दिस इज अ सिंपल ऑपरेशन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और ये ना कोई डिफॉल्ट इन्वॉल्व है, ना कोई रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व है, एंड इस किस्म की चीजें तो करते हैं बायलैटरल पार्टनर्स एक दूसरे के लिए। आई थिंक इट्स अ रीजनेबल प्रपोजल। सर इन्वेस्टमेंट अगर 30 सेकंड्स में मुझे बता दें इसका किस तरह नजर आएगी, इसकी रिफ्लेक्शन हमारी इकोनॉमी, और कब तक? देखिए, इन्वेस्टमेंट पे जो भी काम हो रहा है दैट इज ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड फ्रॉम व्हाट आई कैन सी। पिछले साल एक लॉ पास हुआ था इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शंस का, जिसको पहली दफा टेस्ट किया जा रहा है। ये जो अबू धाबी के साथ पोर्ट्स की डील हुई उसमें, इसमें फिलहाल हम लोग अभी ये नहीं देख रहे कि पैसे कितने आएंगे,
पैसे तो उसमें इतने खास नहीं है, ना कोई इतना मेजर एसेट इधर ट्रांसफर किया जा रहा है। अलबत्ता एक कानून है, उसको टेस्ट किया जा रहा है, उसका पहला टेस्ट केस है ये वाली ट्रांजैक्शन। अगर ये स्मूथली हो जाए एंड इट बिकम्स क्लियर कि यस दिस लॉ वर्क्स, इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्शन मिलती है, हमें भी सेफ्टी मिलती है उसके थ्रू, तो इसके थ्रू फिर और भी इन्वेस्टमेंट्स अनलॉक हो सकती हैं। एंड बट उनकी कैश बेसिस क्या होएगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। ठीक, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर खाकान साहब, बिल्कुल वी हैव जस्ट 1 मिनट, ये जो इंटरेस्ट रेट 22% है, मजीद इंक्रीज़ हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से होंगी, और ये जो महंगाई में भी कमी का रुझान आया है, क्या ये रुझान जारी रह सकता है, हमें जो है वो इस पर कुछ कामयाबी होगी? देखें, इस वक्त चूँकि फ़ंड के प्रोग्राम में हैं और वो फ़ंड मेरा ख्याल है ये देखता है कि वो ये इन्फ्लेशन, जिस तरह हम एक इकोनॉमिक ज़बान में कहते हैं ये मॉनेटरी फिनोमिनन है, तो वो ये देखता है कि कोर से ऊपर आपका रेट रहना चाहिए, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होने चाहिए, अभी यहीं रखे हैं इसको। आने वाले दिनों में अभी तो एक आई थिंक एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का झटका है जो आना है, वो आएगा, वो सिस्टम से निकल जाएगा, तो आई थिंक वी विल स्टार्ट सीइंग बेटर। कुछ सप्लाई साइड मुझे उम्मीद है कि जैसे ही डॉलर्स का इनफ्लो शुरू होगा तो सप्लाई साइड ईज ऑफ होना शुरू होगी। क्रॉपिंग पैटर्न बेहतर लग रहा है अगले साल का, वीट भी अच्छी लग रही है, कॉटन भी अच्छी लग रही है, लेट से कि वो भी होता है तो अगले 6 माह में इसको टेम होते हुए दुनिया भर में भी देख रहे हैं। ऑयल प्राइसेस भी नीचे हैं, रुपए की कदर भी मुस्तहकम हो रही है, ये सब चीज़ें इन द शॉर्ट रन, जो इतनी हाइटेंड इन्फ्लेशन है, बेस इफेक्ट भी है, सो दैट्स द गुड न्यूज़ फॉर पीपल। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब और डॉक्टर खुरम हुसैन साहब, दोनों इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे, हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।